हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है। पुरानी बातें अपन याद करते हैं और उसी के आगे फिर डिस्कस करते हैं। तो याद करते हैं पुराना, अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसका नाम था, लिखा भी ऊपर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हिंदी में था यंग के द्विछिद्र का प्रयोग। आया होगा शायद थोड़ा सा याद। इसके पहले वाले वीडियो में, बीच में वीडियो नहीं आ पाए एक दो दिन के लिए, कुछ कारण था। चलो उसी एक्सपेरिमेंट को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आपको शायद डायग्राम याद हो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं। याद करो, दो आपके पास सोर्सेस थे इमेजरी, दो काल्पनिक आपके पास वो बोलते हैं S1 S2। उनसे लाइट आपकी क्या होती है, पास होती है। फिर वो लाइट जाके किसी स्क्रीन पर इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण दर्शाती है। तो आपको क्या मिलती है, चमकीली और काली रेखाएं, डार्क और ब्राइट लाइंस आपको वहां पर मिलती है। तो वहाँ रीजन भी बताया था कि मेन जो रीजन था वो क्या था। आ जाए याद, थोड़ा सा बताओ टाइप्स ऑफ इंटरफ्रेंस के ऊपर। अगर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है यानी संपोषी व्यतिकरण है, तो पर्दे पर, स्क्रीन पर आपको ब्राइट लाइंस मिलती है जिनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, 4I0। याद करो थोड़ा सा। ऐसे ही अगर आपका डी कंस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण होता है तो आपको जो इंटेंसिटी मिलती है वो कितनी मिलती है, 0। इसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, याद करो थोड़ा, डार्क लाइंस, सही है ना, या काली रेखा है। तो उस डायग्राम के अंदर बना के अपन ने थोड़ा सा क्या निकाल रखा है, उस पॉइंट की जो ऊपर तक सेंटर के लिए अपन निकाल चुके थे कि सेंटर पे आपको क्या मिलती है, ब्राइट लाइंस मिलती हैं। तो पॉइंट पी के लिए आपने डिस्टेंस निकाल रखी थी YN। अगर डायग्राम पुरानी बातें याद हो, उस y की जो वैल्यू थी वो ये थी अपने पास में, YN इक्वल टू था डेल्टा x कैपिटल D, और डिवीजन में नीचे कितना था, ये स्मॉल d। ये आपके पास में बना था वहाँ पे, YN इक्वल टू डेल्टा x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सही है, ये y आ गया था उस दिन डेरिवेशन में लास्ट के अंदर। कैसे निकाला था, पाथ डिफरेंस करके निकाला था, साइन थीटा और टेन थीटा करके। तो डेल्टा x कैपिटल D अपॉन d। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलेज बनेंगे सब में ले दे के यही आएगा, डेल्टा x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कभी भी स्मॉल d ऊपर नहीं आएगा, कैपिटल D नीचे नहीं आएगा, बहुत 99% के अंदर। याद है? और वैसे भी सिंपल देख सकते हो, कैपिटल D बड़ा दीपक कहाँ आएगा, ऊपर। स्मॉल d छोटा दीपक, छोटा आदमी कहाँ आता है, नीचे आता है बेचारा। तो सिंपल फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें जो वेरिएबल चीज है इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, याद करिए। कैपिटल D डिस्टेंस थी कहाँ से, सोर्स से स्क्रीन तक की, और जो स्मॉल d थी वो क्या थी, जो जो दो लाइट सोर्सेस थे उनके बीच की डिस्टेंस थी। और लिखा भी है इंटरफ्रेंस होने के लिए कंडीशन, ये वैल्यू मिलीमीटर में आती है, ये वैल्यू मीटर्स में होती है। d वेरी वेरी लेस देन टू कैपिटल D। स्मॉल d छोटा है कंपैरिजन में किसके, कैपिटल D के लिए। अब अपने को इसके अंदर कंडीशंस बनानी है, किसके लिए, ब्राइट और डार्क लाइंस के लिए। ब्राइट लाइंस की पोजीशंस क्या होंगी और डार्क लाइंस की पोजीशंस क्या होंगी। फिर उसी में अपन को क्या निकालनी है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है, हिंदी में कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है। तो मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था टी शर्ट वाला, अगर आपको याद हो थोड़ा सा। जैसे ये येलो कलर्स है, तो ये येलो कलर्स कितने रीजन में आपका स्प्रेड हो रहा है, ये एक तरह से क्या होगी, येलो कलर्स की क्या बन गई, फ्रिंज विड्थ बन गई। ऊपर उसके ऊपर ग्रीन है तो ग्रीन के लिए यहाँ तो कलरफुल थी, यहाँ तो अपने पास सिंपल क्या है, डार्क और ब्राइट ही है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर ब्राइट लाइंस के लिए। तो देखो इधर ब्राइट लाइन कब मिलती हैं, बहुत बार अपन बता चुका हूं मैं। ब्राइट लाइंस, चमकीली रेखा तब मिलेगी जब संपोषी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है। सही बात है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होने के लिए जो पाथ डिफरेंस है, कई बार मैंने मेंशन किया हुआ है, तो ये अपने पास पाथ डिफरेंस डेल्टा x लिखा हुआ है मैंने कई बार, n लैम्डा, n की वैल्यू रखते जाइए तो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है वहाँ तक आप लिखे जाइए बड़े आराम से। लिखा हुआ है पहले कई बार, डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, जहाँ तक अपने पास है। तो इस फॉर्मूले में अगर आपको ब्राइट लाइंस के लिए कंडीशन देखनी है, डिस्टेंस देखनी है, तो यहाँ उठा के रखते जाओ।
तो ये वाई एन इक्वल टू, इसकी जगह कितना हो जाएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन, ये हो गया अपने पास में स्मॉल डी। ये चमकीली रेखाओं की केंद्र, जो सेंटर था अपना ओ, उससे डिस्टेंस है। अब इसमें लैम्डा डी स्मॉल डी सब चीज़ें फिक्स वैल्यू है एक तरह से। बचा क्या है यहाँ पे आगे एन। तो अगर एन की वैल्यू अपन 0 रखें यहाँ फर्स्ट नंबर, एन इक्वल टू 0, तो फर्स्ट नंबर जो ब्राइट लाइंस है अपने को, ये y इक्वल टू 0 कहाँ मिलती है, सेंटर पे, लिखा भी अपन ने पहले। सही है। ऐसे ही अगर यहाँ पे क्या रखा जाए, n इक्वल टू 1, फर्स्ट नंबर, ये तो बोला इसका मतलब फर्स्ट नहीं, 0 ऑर्डर था, y1 कितनी, ये रख दीजिए यहाँ पर, ये लैम्डा डी अपॉन कितना हो गया, स्मॉल डी हो गया। ऐसे अगर n की वैल्यू 2 रख दोगे यहाँ पर, तो ये सेकंड नंबर की जो ब्राइट लाइन है, चमकीली रेखा, उसकी क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हो जाएगी। सही है ना। सिर्फ वैल्यूज रखते जाओ, आपको सेंटर से उन ब्राइट या चमकीली रेखाओं की दूरी जो है आपको मिलती हुई जाएगी। सही बात है। अब इसी के अंदर अगर आपके पास में देखो इधर डी और स्मॉल डी एक्सपेरिमेंट में अपन चेंज करते नहीं है, बचा क्या, एन लैम्डा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ है वाई एन इक्वल टू, एक तरह से क्या है, नियत यानी कांस्टेंट रखा हुआ है, वाई एन को आप चेंज नहीं कर रहे, इसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे डी और स्मॉल डी के, तो उस कंडीशन के अंदर आपका क्या होगा, एन इंटू जो लैम्डा है ये भी क्या होगा, नियत यानी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। नंबर ऑफ जो ऑर्डर है और वेवलेंथ, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फिर n1 लैम्डा 1, n2 लैम्डा 2, आगे आप जानते ही हो, फिर ये क्या हो जाएगा, नियत रहेगा। लेकिन कंडीशन है एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डिस्टेंस है y, वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। किसी जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे लिखा होगा कि यंग के एक्सपेरिमेंट के अंदर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इस ऑर्डर की ब्राइट लाइन मिलती है जब ये वेवलेंथ काम में लेते हैं। अगर वेवलेंथ चेंज कर देंगे तो उसी पॉइंट पर, मतलब भाई क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये अपन ये अप्लाई कर सकते हैं सिंपल, और जरूरत भी नहीं है, सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो, फिर अपन जानते ही हैं कंसेक्टिव संपोसी एन लैम्डा रखो और अपने आप दिमाग में बात आ जाएगी। ये जो कंडीशंस थी किसके लिए, ब्राइट लाइंस के लिए, याद रहेगा। अब आते हैं फ्रिंज विड्थ निकालना। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर निकालते हैं अपन फ्रिंज विड्थ, इसी के अंदर है। तो देखो पहले, ये अपने पास में सेंटर है किसका, स्क्रीन का। सुनना ध्यान से इसको, फ्रिंज विड्थ क्या करनी है अपन को, निकालनी है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट में सेंटर है स्क्रीन का। सही बात है ना कि नहीं है। अब जैसे से ऊपर जाते हैं याद होगा, इस जगह तो अपन को क्या मिलती है, याद करिए कौन सी मिलती है, ब्राइट लाइंस, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह मिलती जाती है। अब डेफिनेशन पे आते हैं, देखो उधर फर्स्ट नंबर, इसे ये एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो ये हो गई एन वी चमकीली रेखा। सर चमकीली कहाँ है, तो काली है भाई, मार्कर काला है, तो मैं भी क्या करूँ। ये nth नंबर की है, ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, अपनी इच्छा के ऊपर है। सही है। इस nth नंबर की जो चमकीली रेखा है, ब्राइट लाइंस है, इसकी ये डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, ये कितनी हो जाएगी, वाई एन निकाल सकते हैं बड़े आराम से, फॉर्मूला अपने पास में। यहाँ एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सही बात है। ये nth नंबर की कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, तो मार्कर के हिसाब से मुझे बनाना पड़ा और कोई कारण नहीं है। अब इसके ऊपर अगर ये फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर होती है, इसके ऊपर कौन सी आएगी, थर्ड नंबर। ये nth नंबर है तो इसके ऊपर कौन सी आएगी, n+1। इसके नीचे जाते तो कौन सी आती है, n-1। तो इसके ऊपर ये है फॉर एग्जांपल n+1, एक ऊपर वाली, ये हो गया n+1v चमकीली, मतलब ब्राइट लाइंस n+1 की अपर वाली। अब देखो जरा, ये भी चमकीली ब्राइट, तो ब्राइट तो है ही नहीं, फिर क्या मार्कर काला है भाई, क्या करें उसका। तो मान के चलना अपने को कि ये कोई लाइन है
और ये भी कोई लाइन है सीक्वेंस में, याद करिए एक्सपेरिमेंट को। अब अगर ये चमकीली है, ये भी चमकीली है, तो बीच में कौन सी आती है? दो चमकीली के बीच में याद करो पहले, काली रेखा आती है, सही है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये होगी yn+1 फ्रॉम सेंटर। ये कितनी होगी बताओ, कितने लिखे? कुछ भी नहीं है, इस n की जगह क्या लिख देंगे? जैसे यहाँ देखा होगा n=1 लिखा, तो लैम्डा 2 लिखा, 2 आ गया। अब आप n+1 नंबर है तो यहाँ कितना हो जाएगा? n की जगह क्या लिखेंगे? केवल अपन n+1, ये लैम्डा d अपॉन में ये स्मॉल d, सही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई। कौन सी? एक तो nth नंबर वाली, और एक कौन सी आ गई? n+1 नंबर वाली। दिख रहा होगा? दिख रहा है? कैसे आई? n के लिए, n+1 के लिए इस फॉर्मूले में n की जगह क्या दिखा? n+1, समझ गए? अब निकालना है विड्थ, फ्रिंज विड्थ में पहले भी एग्जांपल दिया। देखो ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, ये भी चमकीली है, ये भी चमकीली है। अगर ये चमकीली है, ये भी चमकीली है, तो पढ़ रखा अपन ने पहले, दो चमकीली के बीच में क्या आती है? एक डार्क लाइन होती है। मतलब एक ऐसा रीजन होता है जहाँ लाइट नहीं होती, सिंपल भाषा में। डायग्राम इसके पहले वाले में याद होगा थोड़ा सा। तो ये जो रीजन दिख रहा होगा, ये एक तरह से क्या हो गया? बोर्ड वाइट है। ये वो रीजन है जहाँ पर आपकी ब्राइट लाइंस मौजूद है। तो दो कंटिन्यूस, कौन सी? चमकीली ब्राइट लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, बीच की डिस्टेंस जो होती है, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर? फ्रिंज विड्थ। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की, ये अपनी क्या है? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई, जो क्या शो करती है? आपकी ब्राइट लाइंस या डार्क लाइन कितने रीजन में फैली हुई है उसको निकाल। तो ये अपनी फ्रिंज विड्थ है कितनी? बीटा। इसको मेंशन करते हैं सॉरी बीटा से। अब ये अपने को चाहिए तो कैसे निकालें? क्या करें? दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये yn+1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये yn है। मेरे को चाहिए ये, तो इसमें से क्या कर दें? ये वाली माइनस कर दें, तो आपकी जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, ये आ जाएगी यहाँ। तो कैसे निकालेंगे अपन बीटा? तो बीटा इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट लाइंस, कौन सी? कंटिन्यूस, या सिंपल कह सकते हो दो चमकीली रेखाओं के बीच की दूरी। तो ये भी चमकीली है, क्रम से आने वाली के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फ्रिंज चौड़ाई। तो मेरे को ये चाहिए, तो मैंने ये देख ली, ये पता ही है, इसमें से इसको घटाओ तो ये क्या बचेगा अपने पास? बीटा बच जाएगी। तो बीटा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बन जाएगा बताओ? ये yn+1 माइनस में yn, सही है ना? वही डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस डार्क और ब्राइट लाइन, कोई सी हो सकती है। यहाँ अपन अभी चमकीली है, दो चमकीली ब्राइट लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये किसकी विड्थ आएगी? डार्क लाइंस की आ रही है, ये इतना सा। तो रखो इसके अंदर वैल्यू। तो ये जो बीटा है ये कितनी आएगी? रखो यहाँ पे वैल्यू, बताओ क्या रखा? इसकी वैल्यू है n+1, ये है लैम्डा d अपॉन d, माइनस में n लैम्डा d के बीच में माइनस है, और ये स्मॉल d। इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये बचेगी लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये अपने पास बच जाएगी लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये क्या हो गया? फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट सॉरी डार्क लाइंस। डार्क लाइंस, ये भी चमकीली है, ये भी चमकीली, दो चमकीली ब्राइट के बीच में काली होती है, इसलिए ये फ्रिंज विड्थ किसके लिए है? ये डार्क, काली, काली माता डार्क लाइंस के लिए है। कौन सी? ये वाला फॉर्मूला। कौन सा? फ्रिंज विड्थ का। बहुत काम आता है भाई, हर जगह पे, कोई जरूरी नहीं है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा काम में आता है, सही है। याद रखना है, ये कंडीशन किसके लिए थी? कंस्ट्रक्टिव के लिए, समपोषी व्यतिकरण, चमकीली रेखा के लिए। पार्ट डिफरेंस रखा, फिर ये यहाँ से अपन ने क्या निकाला? फ्रिंज विड्थ को डिफाइन किया। क्या डेफिनेशन बनेगी फ्रिंज विड्थ की? फ्रिंज चौड़ाई की दो क्रम से आने वाली या तो चमकीली होनी चाहिए या काली होनी चाहिए, जो आपको अच्छी लगे। तो पहले अपन ने क्या निकाला? काली रेखाओं की फ्रिंज चौड़ाई निकाली है वहाँ पर। अब अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोसीजर को, मतलब ये जो पूरी कहानी अपन ने मेंशन करी, देखिए ना वहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी कहानी वापस से रिपीट होगी।
ये कौन सी बात है, बिल्कुल रिपीट होगी। क्यों होगी, सोचो थोड़ा सा, बताइए क्या रीजन हो सकता है कि ये रिपीट हो सकती है। जानते हो सब, ये पूरी कहानी थी डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। तो अपन जानते हैं चमकीली रेखा, ब्राइट लाइंस के लिए कंडीशंस लिखी, फिर दो ब्राइट के बीच में क्या निकाली, क्या होती है, एक डार्क, तो डार्क की क्या आ गई, विड्थ आ गई। सही बात है। अब इस पूरे प्रोसीजर को अगेन फिर रिपीट करना होगा, किसके लिए, ब्राइट की जगह पर अब क्या आ जाएगा, डार्क लाइन आ जाएगी। बताओ अंतर क्या आएगा, केवल पाथ डिफरेंस का। तो चलते हैं अपन आगे, इसको मिटाते हैं पहले। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं पूरा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और इसके जो बीच बीच के कंसेप्ट हैं वो बहुत हम आते हैं बीच बीच में। चलो ये अपन ने मिटा दिया। अब अपन चल रहे हैं सेकंड नंबर, किसके लिए चल रहे हैं अपन, पहले जो कंडीशन डिस्क्राइब करी थी वो थी ब्राइट लाइंस के लिए। अब अपन बातें कर रहे हैं किसके लिए, डार्क लाइंस। डार्क को हिंदी में क्या कहते हैं, काली रेखाएं। सही है। चलो तो डार्क लाइंस के लिए डिस्क्राइब करते हैं। डार्क लाइन होने के लिए कंडीशन अपन जानते हैं, पाथ डिफरेंस, ये हो गया 2n-1 और ये λ/2। आया कुछ याद। अब इसमें n की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा, λ/2। सही है। ऐसे यहाँ पर 3 λ/2 बता रखा है पहले भी, 5 λ/2। आगे जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है वहाँ तक आप लिखे जाओ। अब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितनी है, yn इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो केवल इस डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखना है, केवल ये टर्म आएगी अपने पास। तो yn की वैल्यू इसकी जगह क्या लिखी जाएगी, ये है 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन, ये हो जाएगा 2D। ये किसकी डिस्टेंस है, जो ब्राइट सॉरी जो डार्क लाइन मिलेंगी उनकी सेंटर से डिस्टेंस है। अब जैसे पहले वाले में भी रखा था अपन ने n की वैल्यू, तो यहाँ रखो फर्स्ट नंबर, n की वैल्यू 1। तो आप जानते हो y1 इक्वल टू रखो यहाँ पे, तो कितना बचेगा, λD अपॉन 2D। सही बात है ना, बिल्कुल। तो ये फर्स्ट नंबर जो आपकी डार्क लाइन मिलेगी, डार्क लाइन उसकी डिस्टेंस हो गई कहाँ से, सेंटर से, क्योंकि y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, केंद्र से दूरी है। सही है। चलो आगे, ऐसे n की वैल्यू इसमें 2 रखो, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रख दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 3 कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2D। रखते चले जाओ, वैल्यूज आती जाएंगी एक एक करके। सही है ना, समझ गए हैं। करा कुछ भी नहीं है, क्या करा, केवल जो डेल्टा एक्स था उसको चेंज किया, जहाँ था वहीं रख दिया। फिर लिखा था n लैम्डा, अब 2n-1, कंडीशन चेंज हो गई। अब अपने को क्या निकालनी है, अगेन फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ निकालनी है। चलो इसी में ही है वही अपना फर्स्ट नंबर। तो डायग्राम बनाया थोड़ा देर में, चलो डायग्राम बनाते हैं। तो ये अपन जानते ही हैं, ये अपना क्या हो गया, सेंटर। कहाँ का, स्क्रीन का। डेफिनेशन क्या है फ्रिंज विड्थ की, याद करो, दो क्रम से आने वाली चमकीली या काली रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क और बोल रहे हैं बीच में, टू ब्राइट लाइंस, कौन सी जो सीक्वेंस में आती है एक साथ, उनके बीच की डिस्टेंस क्या बनेगी, फ्रिंज विड्थ। तो पहले अपन निकाल चुके हैं एक, अब वापस निकालनी है। तो फॉर एग्जांपल ये है अपनी NV काली, मतलब डार्क। तो आप जानते हो ये डिस्टेंस बड़े आराम से निकाली जा सकती है। कितनी आएगी भैया yn बराबर, बताओ, ये दिख रही सामने। तो yn बराबर ये कितना आएगा, 2n-1 लैम्डा D अपॉन, ये हो जाएगा 2D। nth नंबर वाली, अभी कोई सी भी हो सकती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंडेंसी है वो। तो
अब डेफिनेशन पे आ जाओ वापस। डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क और टू ब्राइट। अगर ये डार्क मतलब काली है तो इसके ऊपर अगली कौन सी आएगी? ये nth नंबर की थी, अगली कौन सी होगी? n+1। तो इसके ऊपर ये हो जाएगी n+1v। ये हो गई अपनी काली। ये nth+1 नंबर की क्या हो जाएगी? काली, जस्ट अपर वाली। ये भी डार्क है, ये भी डार्क है। इसके बीच की डिस्टेंस ये अपन जानते हैं कितनी हो जाएगी? ये n+1 सेंटर से डिस्टेंस काली की। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? yn+1। तो ये फॉर्मूला बनेगा 2n+1 लैम्डा d अपॉन 2d। सही सब कैसे आ गया? कुछ नहीं करना, अपन जा रहे हैं n+1, तो n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? n+1। तो ये आ जाएगा 2n+1 लैम्डा d अपॉन 2d। सही है, कुछ भी नहीं करा यार, n की जगह पे n+1 रख के देखो, आ जाएगी। ये yn+1 नंबर की डिस्टेंस हो गई, ये yn हो गई। अब फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क और टू ब्राइट। तो ये भी डार्क है, ये भी डार्क है, सीक्वेंस में है ही सही। इनके बीच की ये जो डिस्टेंस ये दिख रही है, ये वाली, ये क्या बनेगी? फ्रिंज विड्थ। इसको अपन डिफाइन करते हैं किससे? बीटा से। तो बीटा कितनी होती है? वही पहले की तरह yn+1 और yn, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क और ब्राइट। तो ये भी डार्क है, ये भी डार्क है, दो डार्क के बीच में क्या बनेगी? एक ब्राइट। तो ब्राइट के लिए निकालनी है, तो आपकी जो बीटा आएगी अपनी, ये n+1 माइनस में ये yn। चलो रखो वैल्यूज। ये अपने पास 2n+1 लैम्डा d अपॉन 2d, इधर ये लैम्डा d अपॉन, और ये कितना हो गया? 2d। मैथ जानते ही हैं, इसको एक्सपेंड करें, खोल देंगे अपन। जब खोलेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी सिमिलर वही आएगी जो थोड़ी देर पहले आई थी, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये किसके लिए आई है? अब किसके लिए आई है? अब ये चमकीली के लिए आई है। अब हाँ सर, चमकीली बिल्कुल। दो डार्क के बीच में कौन सी होती है? चमकीली। ये भी डार्क थी, ये भी डार्क थी, तो ये बीच में क्या आ गई? चमकीली। अगर ढंग से देखें अपन यहाँ पर, ये भी कितनी आई है? लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। इसका मतलब क्या हो गया? चाहे डार्क लाइंस हो चाहे ब्राइट लाइंस हो, वो इक्वल अमाउंट में स्प्रेड होती है कहाँ पर? स्क्रीन पर। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए, इन दोनों की फ्रिंज विड्थ चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, कैसी होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। और आप लोगों ने, कई लोगों ने इंटरफ्रेंस देखा भी होगा कहाँ पर? जब पानी के ऊपर ऑयल गिर जाता है तो आप में से कई लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर कलरफुल लाइंस दिखती हैं। और दिक्कत ये है कि वो पहचान में नहीं आती क्योंकि वो वाइट लाइट से होती है। वो अपन बातें बाद में करेंगे। सेम वही कहानी यहाँ पे भी होती है लाइंस की। याद रखना है, ब्राइट और डार्क लाइंस की फ्रिंज विड्थ इक्वल होती है। और ये बोर्ड एग्जाम में खूब आता है, पूरा डेरिवेशन। क्या पूछता है वो वहाँ पे? यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करिए और प्रूफ करिए कि इसकी ब्राइट और डार्क लाइंस जो होती हैं ये दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये यहाँ तक वो पूछता है कई बार, हर एक दो साल में आता रहता है। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम आता है ये फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का, क्योंकि जेई के अंदर ये एक्सपेरिमेंट अकेला, इसके बाद की जो कहानी है वो जेई में नहीं है। भाई वालों के तो है सब, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो याद होना चाहिए। बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, याद रहेगा। सही है, डेरिवेशन याद करना पड़ेगा, ऊपर से भगवान नहीं आएंगे, याद करना ही पड़ेगा, 10-10 बार करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जब डेरिवेशन याद होगा तब जाकर क्वेश्चन सोल्व होंगे। सिंपल क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, बीटा लैम्डा देगा, डी देगा, स्मॉल डी देगा, निकालो। अच्छे क्वेश्चन के अंदर डेरिवेशन में जो कंसेप्ट आए हैं काम में, पाथ डिफरेंस निकालने वाले, तो याद करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, डेल्टा एक्स कितना आया था? डी साइन थीटा आया था। ऐसे एक एक करके हर चीज़ काम में आती है धीरे धीरे करके, तो अपन क्वेश्चंस में करेंगे धीरे धीरे करके। चलो इसको मिटाता हूँ मैं। याद होना चाहिए दोनों की विड्थ कैसी आती है? इक्वल ही आती है अपने पास। तो इसको मिटा दिया अभी तो। चलें आगे। अब सर कुछ पॉइंट है
यानी जो बीटा है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है उन पे अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। डिपेंडेंसी ऑफ बीटा, बीटा की निर्भरता। फर्स्ट नंबर दिख गया होगा कि बीटा जो आती है अपने पास वो चाहे काली हो या अपनी चमकीली हो, दोनों की कैसे मिलेगी, बराबर ही मिलेगी। ये फर्स्ट नंबर चीज होगी, याद हो जाती है, कोई ऐसी खास बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज आपको जो दिख रही होगी, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n की पावर 0, और n क्या होता है अपना, n क्या होता है, n होता है फ्रिंज ऑर्डर, यानी कि बीटा फ्रिंज ऑर्डर क्रम संख्या पर डिपेंड नहीं करती है। n की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। सही है। थर्ड नंबर बीटा प्रोपोर्शनल कैपिटल D, और ये है बीटा प्रोपोर्शनल 1/d। अगर इनको अपन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, जैसे इसको देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई दिक्कत नहीं है, इसको बढ़ाएंगे बीटा बढ़ जाती है, बढ़ तो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो भद्दा हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर वही कहानी है, मोबाइल में जूम करो, जूम करने पर आपकी जो भी पिक्चर है बड़ी तो हो जाती है, लेकिन जो है भद्दी सी हो जाती है। वही सेम कहानी यहाँ पर है, अगर इसको बढ़ाते हैं बीटा बढ़ जाएगी, लेकिन वो जो पैटर्न आपको दिखना चाहिए वो प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा, भद्दा सा दिखाई देगा। सेम वही कहानी यहाँ पर अप्लाई होती है। सही है। फिर फिफ्थ नंबर पे है बीटा प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा के। दिख रहा है अपने को फॉर्मूले के अंदर, बीटा इक्वल टू लैम्डा लिखा है कहीं ना कहीं पर। और अपन जानते ही हैं लैम्डा सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लाल की कंपैरिजन में किससे, बैंगनी, रेड कलर की लैम्डा कंपैरिजन टू वायलेट से क्या होती है, ज़्यादा। तो बीटा किसके लिए, लाल के लिए हमेशा क्या मिलेगी, ग्रेटर, कंपैरिजन में किसके, बैंगनी के। ये कई बार पूछा जा चुका है, अपने बुक में भी है। कलर कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए, वैसे भी पढ़ा है 9th-10th के अंदर। रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। फिर आते हैं अपन 6 नंबर पे, क्या अगर ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट अभी अपन कहाँ कर रहे थे, चलो इसको मिटाते हैं पहले, उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा। कहाँ पे कर रहे थे अपन, एयर के अंदर। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को किसी अदर मीडियम में करें, बहुत काम की चीज़ है। 6 नंबर 7 पॉइंट, तो 3-4 पॉइंट्स हैं, बहुत बहुत काम के हैं। अभी अपन आज कल 6 ही करेंगे, 7 करेंगे कल। यानी इस पूरे एक्सपेरिमेंट को मिटाता हूँ, उसको मैं कहाँ किया जाए। जैसे 6 नंबर आपका था ये, जब आप पूरे एक्सपेरिमेंट को सिंपली अपन कहाँ करते हैं, हवा के अंदर, एयर के अंदर, तो आपकी जो बीटा आती है एयर, कितनी आती है देखा होगा, ये लैम्डा एयर आती है यहाँ पर, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d ही आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1। तो ए क्यों लिखा है यहाँ पर, ए इसलिए लिखा है, एक्सपेरिमेंट कहाँ पर है, एयर के अंदर। तो आपने पढ़ा होगा कई जगह पे कि जब आपकी वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इनका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, बदलेगा क्या, केवल लैम्डा ही बदलेगा केवल। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को पानी में किया जाए, वाटर में किया जाए, तो पानी में ये हो जाएगी बीटा वाटर। तो बीटा वाटर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये लैम्डा वाटर अपॉन कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सही लिखा मैंने, केवल 2 चीज चेंज हो गई, शब्द हो गया, एक चीज लैम्डा बदलेगा बस, इनका तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। पहले हवा में थे, अब कहाँ आ गया अपन, पानी में। अब कितना अमाउंट ऑफ चेंज हुआ, तो अगर इसको ढंग से देखें अपन इन दोनों को कंपेयर करके, तो ये बीटा वाटर अपॉन बीटा एयर, डिवीजन करें इनका तो सब कैंसिल हो जाएगा, ये लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर आएगा। कई बातें भाग दे दिया, कुछ भी नहीं कर रहा, इसको उधर ले जाओ, तो ये बीटा वाटर इक्वल टू बीटा एयर यहाँ होगा ही सही, और इधर ये लैम्डा वाटर अपॉन ये लैम्डा एयर हो जाएगा। अपन भी एयर की बातें कर रहे हैं, अगर मीडियम कोई दूसरा होता तो वहाँ आप उसका आ जाता हो, तो कोई बात नहीं। या पानी की, ये पानी था, पानी की जगह चाहे लिख दो, दूसरा दूसरा लिख दो, वहाँ क्या फर्क पड़ रहा है। पानी एक सिंपल एग्जाम्पल है, कई बार आ चुका है, इसलिए पानी एक एग्जाम्पल ले लिया। अब आपको याद होना चाहिए लैम्डा वाटर और लैम्डा एयर में रिलेशन। तो कई जगह पढ़ा होगा लैम्डा डायरेक्टली, मतलब ये इन्वर्सली
1/म्यू पढ़ा होगा। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं इसको अपवर्तनांक। मजा आ गया। और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है भैया? 4/3। म्यू फॉर वाटर ये होता है 4/3, 4/3 होता है। याद भी होना चाहिए, लिखा होता है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो आपकी जो लैम्डा आएगी, ये जो वाटर आएगी, ये लैम्डा एयर अपॉन कितनी होगी? म्यू। सही है? ओहो, इस रिलेशन से ये आता है लैम्डा 1/म्यू करके। लैम्डा वाटर कितनी आएगी? लैम्डा एयर अपॉन म्यू आ जाएगी। जब यहाँ पे प्लेस करोगे इसको तो ये बीटा एयर, इसकी जगह कितना हो जाएगा? ये लैम्डा एयर अपॉन में ये लैम्डा ए पहले से है ही से म्यू, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा वाटर कितना बचेगा? बीटा एयर अपॉन म्यू बचेगा। ये रिलेशन डायरेक्टली भी याद होना चाहिए। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, अपवर्तनांक दिया हो, डायरेक्ट रखिए आ जाएगा। पानी के लिए कितना होता है? 4/3, उल्टा हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 4/3 का चल जाएगा ऊपर, तो ये बीटा वाटर, ये 3/4 हो जाएगा बीटा एयर। इसी को अगर अपन आगे लिखें किसकी फॉर्म में? परसेंटेज की फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा? 75% ऑफ बीटा एयर। मतलब क्या हुआ? अगर इस एक्सपेरिमेंट को हवा की जगह किसमें करें अपन? पानी में। तो आपकी जो फ्रिंज विड्थ है वो नॉर्मल की 75% ही रह जाती है, एंड 25% क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। याद होना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है। ये वाली कहानी कहाँ पर? यहाँ से। पानी के लिए था, इससे 3/4 आ गया हो तो दूसरा मीडियम होता तो आ जाता। अब अलग अलग मीडियम्स के लिए अपन बातें करेंगे, लेकिन वो करेंगे अपन बाद में, पहले यहाँ तक करो, ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो बाय बाय।